What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Still Love Family. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जो बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, अगर आप लोग इसको अपनी लाइफ में कोरिलेट करो तो तालियां जरूर बजाना। तालियां नहीं बजाना है, आप लोग इसको कनेक्ट करने की कोशिश करना कि किस तरीके से ये चीजें आपकी लाइफ में कोरिलेट हो रही हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये चीजें फील भी की होंगी किसी न किसी टाइम पे जरूर। देखिए कई बार क्या होता है, हम लोग बोलते हैं हमारी स्ट्रेंथ क्या है, तो जो हम लोग कर सकते हैं वो हमारी स्ट्रेंथ है, पर यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट एंगल बताया गया है। स्ट्रेंथ इंसान की वो है जब इंसान कुछ करना चाहता है और वो उसको कर नहीं पाता है और उसके फ्रस्ट्रेशन में अगर दबने से पहले वो अपने आप को बाहर निकाल लेता है, तो वो है इंसान की असली स्ट्रेंथ। आप लोगों ने दंगल नहीं सुल्तान मूवी देखी होगी, तो उसमें जो सलमान खान का डायलॉग रहता है एंड में चल का, कह रहा है कि असली दंगल ये नहीं जो आप लोग रिंग में एक तरीके से एक दूसरे को चित करते हैं या फिर एक दूसरे को हराते हैं। असली दंगल वो है जब जिंदगी आपको पटके और आप लोग फिर से खड़े हो जाओ, तो वो है रियलिटी। यानी कि एक तरीके से जब जिंदगी आप लोगों को फ्रस्ट्रेट करे और आप लोग उस फ्रस्ट्रेशन से अपने आप को बाहर निकाल कर लेकर आओ, तो वो है असली स्ट्रेंथ। और यही आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए, एक तरीके से आगे कदम बढ़ाने के लिए, आप लोगों की डायरेक्शन को एक सही डायमेंशन देने के लिए काम करती है आप लोगों की स्ट्रेंथ। तो इसलिए हमेशा अपने आप को इस तरीके की स्ट्रेंथ देने की कोशिश कीजिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम के नीचे आप न दबो, आप लोग के अंगूठे के नीचे प्रॉब्लम दब जाए, यानी कि आप लोग प्रॉब्लम के ऊपर हावी हो जाओ, तो जिंदगी जीना आप लोग को आसान लगने लगेगा। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ये है येलो सी जाकर मैप में नहीं हारेगा। फिर काफी कुछ इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो लास्ट टाइम आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसका डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। तो वीडियो के एंड में आप लोगों से क्वेश्चन एक तरीके से डिस्कस करूंगा जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। आर्टिकल देख लेते हैं कौन कौन से आज हम लोग को डिस्कस करने हैं। और कल जो थी आप लोगों की 2 वीडियो मैंने बनाई थी द हिंदू न्यूज़पेपर की, एक बार उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जो पहली वीडियो थी वो रिकॉर्ड की, फिर उसका जो हाफ पार्ट था वो मैंने दूसरी वीडियो में रिकॉर्ड किया क्योंकि वो जो थी वीडियो वो टर्मिनेट हुई। पर सेकंड पार्ट जो था वो 2 बार रिकॉर्ड किया, पर लेकिन उसमें वॉइस नहीं आई, तो फिर एक बार फिर से उसको रिकॉर्ड किया, जब जाकर आप लोगों के सामने वो देखने को मिली, तो वो इसीलिए लेट हो गई। पर लेकिन हार नहीं मानी, आप लोगों के सामने वीडियो आई, तो ये चीजें थोड़ी सी एक तरीके से उसको देख लीजिएगा कई सारे बच्चों ने जिसने नहीं देखी है, क्योंकि उसमें फ्लिप कर्व के बारे में मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है और जैसी कंडीशन है तो ऐसे कॉन्सेप्ट आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में रिपीटली पूछे जा सकते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है। तो सेकंड वीडियो थी वो वहां पर जिसमें हम लोगों ने फ्लिप करके बारे में बात की और भी कई सारी चीजें डिस्कस की। अगर आप लोगों ने देख लिया तो कोई बात ही नहीं है, नहीं देखी है तो कम से कम फ्लिप कर वाला जो स्टार्टिंग का पोर्शन है वो आप लोग जरूर देख लेना सेकंड वीडियो में, ठीक है। आइए अब देखते हैं कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। पहला आर्टिकल ये वाला और ये वाला दोनों आर्टिकल, ये मेन आर्टिकल है। इसमें यहां पर हम लोग बात करेंगे जीरो हंगर के बारे में और इसी के साथ में नोबेल पीस प्राइज जो अब की बार दिया गया है तो वो भी यहां पर भुखमरी को मिटाने के लिए ही दिया गया है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफी डिटेल में ये दोनों आर्टिकल में डिस्कस करने वाला हूं, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल में समझेंगे। हैदराबाद में अभी बाढ़ देखने को मिली तो वो तो काफी बड़ी प्रॉब्लम है, पर लेकिन आखिर बाढ़ जो है वो किन रीजन की वजह से आती है, ऐसे क्वेश्चन बड़ी जल्दी एग्जाम में आप लोगों के आंसर राइटिंग के लिए आते हैं। तो उस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे कि कौन से नेचुरल कोज होते हैं और कौन से ह्यूमैनियन के इंसानों के द्वारा गंदी हरकतें होती हैं जिसकी वजह से बाढ़ देखने को मिलती है। तो वो सारी चीजें कवर करूंगा जो कि आर्टिकल के अंदर नहीं है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोग यहां पर जानने को मिलने वाली है, ठीक है। यहां पर टीआरपी के बारे में बात की जा रही है। आर्टिकल हालांकि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, पर लेकिन यहां पर कुछ और बातें बताई जा रही हैं, तो पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा, तो रिवीजन जो जितनी जल्दी होता रहेगा उतनी ही लंबे समय तक चीजों को याद रख पाएंगे। ये वाला जो आर्टिकल है ये बॉलीवुड और जो मीडिया है उसके बारे में एक तरीके से कंट्रोवर्शियल इशू अभी बन गया है। आप लोगों ने देखा होगा जो भी यहाँ पर हीरो जो भी हमारी कंट्री में जो हीरो हीरोइन है, अगर वो एक नेपोटिज्म के प्लेयर हैं, यानी कि अगर उनके माँ बाप पहले से इंडस्ट्री में है तो उनकी मूवीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि देखने को ये मिल रहा है कि उनकी मूवीज जो है जो भी आ रही है, तो हम लोग जब से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है तब से लेकर उनकी जो वीडियो है वो मैक्सिमम डिसलाइक पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उनको कुछ भी एक तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो अभी यहां पर बॉलीवुड वाले भी सामने निकल कर आए कई सारे, उन्होंने बोला है कि मीडिया भी जो है हमारी इमेज खराब करने की कोशिश कर रही है, तो उसी रस्साकसी को यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया इमेज खराब कर रही है तो कुछ रीजन उसके पीछे होगा, क्योंकि आज की डेट में टैलेंट को ज्यादा फोकस न देकर, टैलेंट को सपोर्ट न कर नेपोटिज्म, चाहे किसी को आता है चाहे नहीं आता है, बस उसका बाप जो है अगर किसी पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बड़ा एक इंसान है कोई, तो उसको आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी का बाप प्रोड्यूसर है, भले ही उसको कुछ नहीं आता है उसके बेटे को, पर लेकिन वो भी एक्टर बनेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन जो देखने को मिल रही है, तो टैलेंट जो है असलियत में जो मेहनत करके जाते हैं उनको कहीं एक तरीके से बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने के बाद भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां उनको पहुंचना चाहिए। तो इसी के चलते काफी बड़ी एक बहस अभी हमारे देश में छिड़ी हुई है, ठीक है। फ्राइडे को ये यहां पर एक आर्टिकल आता है जिसमें जो जर्नलिस्ट हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये कार्टून है इसके ऊपर नहीं डालेंगे।
अभी थाईलैंड के अंदर काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर आप लोगों को पता है पॉलिटिकल जो काफी बड़े मुद्दे रहते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो मैप में एक बार आप लोग देखते हैं एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है थाईलैंड की, ठीक है। तो यहां पर है एग्जैक्ट लोकेशन, ये है अपनी प्यारी कंट्री। तो यहां पर अभी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आइए पहले यहां पर हम लोग एक बार देख लेते हैं आज का कार्टून के बारे में। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, कई सारे बच्चे काफी डिटेल में यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, काफी अच्छा लगता है जब आप लोगों का एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूं। इसको देखिए यहां पर इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों को देखना है यहां पर क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। तो 40 से 50 शब्द में आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बाकी आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग जिस तरीके से आंसर राइटिंग कर रहे हैं काफी अच्छा लगा, इसी तरीके से आंसर राइटिंग आप लोग करते रहिए। कल है सैटरडे, कल आप लोग कुछ एथिक्स का पोर्शन डिस्कस करूंगा, इसी के साथ में एक ऐसे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वो चीजें भी आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो ग्रुप में आप लोग वहां पर आंसर लिख सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाता है। अब डिटेल में चीजें आगे देखते हैं, इसी के साथ में काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी बात की जा रही है। यहां पर अभी जो हैदराबाद के अंदर फ्लड देखने को मिली उसके बारे में, तो यहां पर जो फ्लड आई तो उसके चलते कई सारे लोगों के कान खड़े हो गए। रीजन ये था, एक तो ये होता है कि कोई एक इंसान है पर्टिकुलर हर बार फेल होता जा रहा है, चलो ये लगता है कि भैया ये फेल हो रहा है, ये इसी कैटेगरी का इंसान है, पर लेकिन एक ऐसा इंसान जो टॉपर था और वो फेल हो जाए तो यहां समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तो ऐसे अभी हैदराबाद में आप लोगों को देखने को मिला, यहां पर नॉर्मली बाढ़ देखने को नहीं मिलती थी, पर लेकिन जितनी बाढ़ यहां पर अभी निकल कर आई इस साल में, इस महीने में, तो वो सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि क्या रियलिटी में हम लोग प्रिपेयर हैं, कोई ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो यहां पर एक तरीके से जितना यहां पर सिस्टम अभी निकल कर आया, तो इसमें सबसे बड़ी जो बात बोली गई है वो ड्रेनेज के बारे में बात की जा रही है। यानी कि जो निकासी होती है ना, पानी निकलने की जो व्यवस्था होती है वो अच्छी नहीं है, उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम देखने को मिली। एक तो काफी जो प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है, जो कचरा फेंक दिया जाता है इधर उधर, जब भी कोई बारिश आती है तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां से पानी निकलना होता है, जो नाले रहते हैं उनमें भी कचरा भरा होता है। अब यहां से पानी नहीं निकलेगा। बिहार में भी हम लोगों ने देखा था इसी तरह की कंडीशन क्रिएट हो गई थी जब हम लोगों ने बात की थी। कई सारी ऐसी हमारी सिटीज हैं हमारी कंट्री में जहां पर यही मेन रीजन रहता है जिसकी वजह से बाढ़ आती है, क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट है, चाहे कचरे को लेकर, चाहे पानी को लेकर, चाहे नालों को लेकर और चाहे इंसानों की आदतों को लेकर, वो अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से बड़ी फ्रिक्वेंटली ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अभी जो नॉर्मली हम लोग बाढ़ की बात कर रहे हैं वो आप लोगों को देखने को मिले यहां पर हुसैन सागर लेक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अगर किसी रीजन की वजह से कोई एरिया न्यूज में है तो वहां पर जियोग्राफिकल फीचर आप लोगों से पूछ ले आते हैं। तो हुसैन सागर जो लेक है ये हैदराबाद के अंदर है। एग्जैक्ट लोकेशन अगर मैप में आप लोग देखना चाहते हैं तो ये बीचों बीच आप लोगों को रेड स्पॉट दिख रहा होगा, जूम करके देखते हैं तब आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ये हैदराबाद के अंदर आप लोग जाकर घुस गए हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है, तो काफी बड़ा एरिया है यहाँ पर हैदराबाद के अंदर, जहां पर हुसैन सागर ये लेक है। आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये यहाँ पर पर्टिकुलर जो एरिया है जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ओके। तो यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर बुद्धा स्टेच्यूज के बीचों बीच में है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं। तो चारों तरफ को आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर सिटी है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर चारों तरफ को आप लोग यहाँ पर घर वगैरह, ये सारी सिटीज वगैरह आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये जो लेक है ये बीचों बीच आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो बीचों बीच जब इस तरीके से लेक रहती है, अगर उसका पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है तो फिर क्या होगा, ये रोड जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, मान लीजिए से रोड है, ये लेक के चारों तरफ को रोड आप लोगों को नजर आ रही है। तो जैसे ही पानी बरसेगा तो क्या होगा, ये सारी रोड, घर वगैरह ये सारे डूबते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। कोई बिल्डिंग है तो वहां पर भी आप लोगों को एक कंडीशन देखने को मिलेगी, कोई पार्क है या फिर कोई प्लांट है, वहां पर ये सिचुएशन आप लोगों को नजर आएगी। जहां जहां पर भी जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर रुकती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए सारी पूरी लेक के चारों तरफ को आप लोगों को रोड नजर आ रही है। अब लेक में अगर पानी यहां पर इस तरीके से भर जाता है तो फिर क्या कंडीशन होगी, तो सारा जो एरिया है वो बर्बाद होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो ये सिस्टम यहां पर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोग समझ सकें कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में बीचों बीच में अगर लेक है तो वहां पर अगर उसके पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है, कोई नाले वगैरह नहीं है, अगर पानी भर जाता है तो फिर क्या सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कंडीशन यहां पर समझनी पड़ेगी। तो हुसैन सागर लेक में भी यही कोई सिचुएशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिली है। तो क्या क्या बातें की जा रही है, अभी 13 अक्टूबर को यहां पर जो नॉर्मल एवरेज रेनफॉल होता था यहां पर एक तरीके से हैदराबाद के अंदर, ये 103 यानी कि 103 मिलीमीटर के करीब आप लोगों को देखने को मिलता था। जो स्काई मेट यानी कि एक एजेंसी जिसके द्वारा एक स्टडी की जाती है उसके तहत यहां पर ये बताया गया। पर लेकिन यहां पर एक सिंगल डे में 192 mm यहां पर अगर रेनफॉल हो जाए, यानी कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर एक इंसान है जो दिन में 300-400 रुपए कमाता है और किसी दिन उसको 3-4 करोड़ मिल जाए तो क्या होगा, वो उन पैसों के नीचे दब के मर जाएगा। यही कंडीशन यहां पर आप लोग देखते हैं। एक ही तरीके से यहां पर पचा नहीं पाए यहां पर हैदराबाद की जो ये लेक थी, जो जितना बारिश यहां पर देखने को मिली। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको आईएमडी आप लोग बोलते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों से मिनिस्ट्री पूछ ली जाती है।
तो आप लोग इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं थोड़ा सा। तो इसमें बोला गया कि तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में जितनी बारिश अब की बार देखने को मिली है, 1903 से पहली बार इतनी बारिश यहां पर देखने को मिल रही है, यानी कि पहले इतनी बारिश यहां पर नहीं हुई। तो सोचने के लिए यहां पर यही मजबूर कर रहा है फिर से कि किस तरीके से यहां पर आज के डेट में हमारी कंट्री में जो बड़ी बड़ी सिटीज है जिनका नाम लिया जाता है, बाहर भी हाँ कंट्री में ये बड़ी बड़ी सिटीज हैं, उनको भी हम लोग ढंग से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरे एरिया के बारे में हम लोग क्या कर पाएंगे। यहां पर 24 लोगों की जान चली गई और बहुत सारी कैजुअलिटी आप लोगों को लोकल एरिया में भी देखने को मिली। कई सारी जो सड़कें थी वो बर्बाद हो गई, इरिगेशन जो टैंक थे वो भी ब्रीच हो गए। तो यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि रेन रिलेटेड डिजास्टर आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। रेयर इसलिए बोला गया क्योंकि यहां पर नॉर्मली ऐसी कंडीशन नहीं बनती है, ऐसी कंडीशन यहां पर बनी। तो इसलिए यहां पर आप लोग ये बात समझिए, एक पर्टिकुलर बंदा है, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में बताया कि फेल हो गया, ठीक है, जो कि हमेशा टॉप आता था। तो देखिए उसके बारे में फेल हो गया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, इसलिए फेल हो गया। तो उसके बारे में हम लोग कोई इतना कुछ नहीं कर सकते कि हाँ यार इसके बारे में प्लान बनाकर चले। पर लेकिन जो बंदा पर्टिकुलर हर साल फेल हो रहा है उसके बारे में तो हम लोग सोच सकते हैं ना कि ये कहां गलतियां कर रहे हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं डिटेल में, उसको हम लोग सुधार सकते हैं। तो जहां पर हर साल बाढ़ आ रही है, हम लोग को पता है कि यहां पर बाढ़ आनी है, तो कम से कम उन एरिया को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जहां पर फ्रीक्वेंटली बाढ़ आती रहती है और कहीं पर एक तरीके से रैंडमली बाढ़ आ गई, तो वहां पर हम लोग सोच सकते हैं कि किस तरीके से चीजों को लेकर सकते हैं। पर लेकिन पहले से हम लोग उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। आगे उसके बारे में पोस्ट बाढ़ हम लोग, यानी कि पोस्ट जो फ्लड है उसके बाद में हम लोग प्लान बना पाएंगे। पर लेकिन जहां रेगुलर आ रही है वहां पर तो प्री प्लान हम लोग कर सकते हैं चीजों को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कम से कम जिन एरिया के बारे में आप लोगों को पता है कि हाँ ये एरिया वीक है, उनको स्ट्रॉन्ग करके रखिए ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। दो टर्म कई बार आप लोगों ने सुना होगा यहां पर, ठीक है, तो इनमें कई बार आप लोग कंफ्यूज भी फील करते होंगे। एक तो बोलते हैं फ्लड और दूसरा बोलते हैं डेल्यू, ठीक है। तो एक तरीके से यहां पर ये जो होता है, ये एक को बोलते हैं बाढ़ और दूसरे को बोलते हैं जलप्रपात, यानी कि बाढ़ से भी एक भयानक सिचुएशन क्रिएट हो जाना, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन कई बार रहता है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बात क्या बोली गई, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में बाढ़ आती है, कोई अमीर आदमी है, ठीक है, पहली तो बात वो है कि वो एक ऐसे एरिया में होगा कि जहां पर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात ये कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो उसके पास में इतने रिसोर्सेज है, इतने संसाधन है, वो वहां से बचकर निकल जाएगा। पर लेकिन गरीब इंसान है वो वहां पर प्रॉब्लम में फंस जाएगा। कोई घर है वो डूब गया, छत टूट गई घर की, जो वहां पर जानवर वगैरह थे वो वहां पर मर गए, या फिर खेत जो था वो बर्बाद हो गया। तो ये इंसानों को, खासकर जो गरीब सेक्शन है सोसाइटी का, काफी बड़ा इंपैक्ट डालता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी जो इंपैक्ट को लिमिटेड करने की तो कोशिश करती है हमारी कंट्री में, पर लेकिन एग्जैक्टली अगर आप लोग देखिए जितना लार्ज स्केल पर डिजास्टर होता है उतने लार्ज स्केल पर ये स्टेप नहीं उठाते हैं। बस हाँ ऐसा कि पार्टिसिपेट करते हैं कि हाँ ऐसा है, इसको सुधार लेते हैं, पर लेकिन रियलिटी में जो सॉल्यूशन ये नहीं निकाल पाते हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों से दो पॉइंट यहां पर डिस्कस करूंगा अब। यहां पर एक तो है नेचुरल कोज क्या है जिसकी वजह से यहां पर बाढ़ आती है, और दूसरा है कि इंसानों के द्वारा कौन सी हरकतें की जाती है जिसकी वजह से बाढ़ आती है। नेचुरल कोज एक तो क्लाइमेट चेंज आप लोग बोल सकते हैं। हालांकि क्लाइमेट चेंज में बैकग्राउंड में जाएंगे तो हमारी हरकतें ही हैं यहाँ पर, जिस तरीके से हम लोग धरती पर रह रहे हैं आज के डेट में। तो यहाँ पर इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा बोला गया कि आने वाले टाइम में जो रेन है वो काफी इंटेंसिटी उसकी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ड्यूरेशन भी आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आएगा, कभी तो बहुत ज्यादा बारिश होगी और कभी आप लोगों को सूखा नजर आएगा। साइक्लोनिक जो एक तरीके से आप लोगों को जो बारिश देखने को मिलती है, क्लाउड ब्रस्ट होता है, आपने बादल फट गया, इतनी बारिश हो गई, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है क्लाइमेट जो चेंज है उसकी वजह से और ज्यादा बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आएगी। जो रेन का पैटर्न है वो काफी डिफरेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। 80% जो रेन है हमारी कंट्री में वो जून से सितंबर में जो साउथ वेस्ट मानसून जिसको आप लोग बोलते हैं उसकी वजह से होती है। 80% मानसून। अब यहां पर ये भी काफी लार्ज स्केल पर फ्लड होता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। जिसको पता है, जो खासकर इन पर्टिकुलर रीजन में रहता है, वो जानता है कि यहां पर इस रीजन में बाढ़ आएगी। तो यहां पर जब पता है कि बाढ़ आएगी तो हम लोग उसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकालते हैं। इसी के साथ में ट्रांस नेशनल रिवर कई सारी हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र हो गया, ट्रांस नेशनल रिवर है, और कई सारी हमारी कंट्री में ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरीज ले लीजिए। तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा कि ये जो पर्टिकुलर रिवर है ये कहीं माउंटेन रहता है तो उससे नीचे आकर गिरती है, कोई ऐसा एक तरीके से रीजन बनता है, फिर ये नॉर्मल एक प्लेन में जाती है, तो उस टाइम पर काफी बड़ा इंपैक्ट डालती हुई नजर आती है, ठीक है। तो इसके बारे में सोचने के लिए हम लोग को मजबूर रहना पड़ता है कि ट्रांस नेशनल जो रिवर है कहीं ना कहीं वो भी काफी बड़ा इंपैक्ट डालती है, उसको हम लोग कैसे लेकर चले। तीसरी बात जो बोली गई है अर्थक्वेक के बारे में, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं जो भूकंप आता है, अगर भूकंप आता है तो वो भी कई बार इसका रीजन बन जाता है। अर्थक्वेक डिजास्टर रिस्क जो इंडेक्स है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अर्थक्वेक डिजास्टर रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ये बोलता है कि 56% जो हमारी कंट्री का एरिया है वो वनरेबल है अर्थक्वेक को लेकर, यानी कि जहां पर अर्थक्वेक आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो उस एरिया में अगर कोई रिवर है तो वो भी बाढ़ का रीजन यहां पर बन सकती है, ठीक है। तो रिवर के जो बेसिन है जो अर्थक्वेक वाले एरिया में रहते हैं तो वहां पर बाढ़ आ सकती है। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। इंसानों के द्वारा क्या क्या हरकतें की जाती है, सबसे पहले तो अनप्लान डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। घर जो है उल्टे सीधी जगह बना दिए जाते हैं, आप लोगों ने देखा भी साउथ इंडिया में भी पूरी बिल्डिंग गिराई गई यहां पर, ठीक है। एक जगह जहां पर लेक के किनारे पर पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी।
इसी के साथ में जो अनप्लान तरीके से कई सारी आप लोगों ने देखा होगा सिटी बसाई गई है, ठीक है, जहां पर आज के डेट में तोड़ फोड़ कर फिर उनको फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। तो स्टार्टिंग में ही जैसे चंडीगढ़ हमारी कंट्री में सिटी है, प्लान तरीके से बनाई गई, तो इस तरीके से हम लोग को चीजों को लेकर चलना चाहिए। अभी इसी तरीका प्लान हम लोग ग्रेटर नोएडा वगैरह जो एरिया है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। जो नोएडा एनसीआर वाला रीजन है वहां पर आप लोगों को ऐसा ही एरिया देखने को मिलेगा। यानी कि जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है वो थोड़ा सा प्लान किया जा रहा है, पर लेकिन पहले जो चीजें थी वो अनप्लान काफी ज्यादा हुआ करती थी, जिसकी वजह से आज के डेट में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सिटी की जो बेसिकली कैपेसिटी है वो है 10 लाख लोगों की, रह रहे हैं वहां पर 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग, ठीक है। तो क्या होगा फिर होगा कि सिटी की कमर टूटेगी, वहां पर या तो पानी की प्रॉब्लम रहेगी या फिर वहां पर एक तरीके से जो कचरे को निकालने वाली प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी, अच्छी हेल्थ नहीं मिलेगी, वहां पर स्कूल अच्छे नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, ये सारी प्रॉब्लम लोगों को वहां पर फेस करनी पड़ेगी। जो इसी के साथ में फेलियर हो जाता है जो फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर, बोलते हैं बाढ़ कब आएगी, आ कब जाती है, कई सारे लोगों की जान चली जाती है, फोरकास्ट भी अच्छा नहीं होता है। अनप्लान रिजर्वायर ऑपरेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने देखा अभी कुछ दिनों पहले जब बाढ़ देखने को मिली थी यहां पर हमारी कंट्री में, साउथ इंडिया में, तो ये बोला गया था कि जो बांध बनाया गया है वो बांध जो है उसको अगर कोई पानी इतना ज्यादा आता है तो उसको रोक लेगा, पर लेकिन जब पानी बहुत ज्यादा भर गया तो बोला गया कि यार पानी निकाल देते हैं वरना बांध टूट जाएगा, इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। पानी निकाल दिया, आसपास वाले रीजन में बाढ़ आ गई। तो आप लोग ये समझिए अगर इनको इस तरीके से थोड़ा सा पहले से ही चीजों को और प्लान करते, पहले से ही जो पानी जब यहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी के लिए लोग चिल्ला रहे थे पानी नहीं है पानी नहीं है, तो रिजर्वायर से पानी और ज्यादा निकाल देना था, उसको और अच्छे से आप लोग खाली कर लेना था, ताकि बारिश अगर ज्यादा है तो वहां पर कंडीशन को चीजों को समझ सकें। पर लेकिन आगे के फ्यूचर को ज्यादा ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट सिचुएशन को इन्होंने खराब कर दिया यहां पर। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक बाल्टी है, इसको ऐसे समझिए, बाल्टी के अंदर अगर आधी बाल्टी भरी हुई है, आप लोग सोचिए कि टोटी से पानी आएगा तो इतना पानी आएगा कि आधी बाल्टी और भर लूंगा इसको, यानी कि फुल बाल्टी हो जाएगी और पानी फिर सेफ रख लेंगे। आप लोग ये समझिए कि जितना पानी बाल्टी में आप लोग है उसका डबल पानी टोटी से आ गया, ठीक है, तो क्या होगा फिर वो निकलता हुआ बाहर जाएगा। तो यही कंडीशन देखने को मिलती है। पर लेकिन अगर पहले से आप लोग जो पानी रखा हुआ है उसको पौधों में डाल दें या फिर कोई और उसको यूज कर ले, तो आगे जितना भी पानी आएगा, मान लीजिए आधी बाल्टी है तो फिर भी आधा तो खाली पड़ गया ना ये जो रिजर्वायर है, तो कम से कम आप लोगों के पास में ये रहेगा कि अगर कम से कम लोगों की जान बचा पाएंगे और वो उसको आप लोग एक तरह से कंट्रोल कर पाएंगे उस पानी को। तो ये सिचुएशन कई बार देखने को मिलती है। तो पुअर ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है। वेस्ट मैनेजमेंट जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया बुरी कंडीशन में रहता है, जिसकी वजह से सिचुएशन निकल कर आती है। पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, ये भी काफी बड़ा रीजन है बाढ़ वगैरह आने का, ये इसको एक कंट्रोल करने का काम करते हैं काफी लार्ज स्केल पर। इसी के साथ में जो लैंड यूज चेंज होता जा रहा है, यानी कि जहां पर पहले खेत हुआ करते थे, ये एक तरीके से जहां पर पहले नदियां हुआ करती थी, या एक तरीके से वो वाले एरिया जो खाली पड़े हुए थे, कई बार जो रिवर आती थी तो वहां पर रिवर का बेसिन बन जाता था, कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती थी। आज की डेट में वहां पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन नजर आता है, ठीक है, कई सारे एरिया जो ऐसे यहां पर एक तरीके से कंट्रोल कर लिए हैं यहां पर लोगों के द्वारा। तो इस तरीके से प्री डिजास्टर जो प्लानिंग है उसको भी नेग्लेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। हाँ कुछ नहीं होगा, देख लेंगे बाढ़ आएगी, देख लेंगे बाढ़ आएगी तो तुम लोगों को देखेगी, तुम बाढ़ को नहीं देखोगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन नहीं समझ पा रहे हैं। आज के दिन में अगर मैं आप लोगों को एरिया दिखाऊं हमारी कंट्री में, अगर बाढ़ फ्लड जो जोन है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो ये एरिया देख सकते हैं। एक तो गंगा रिवर वाला सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है काफी लार्ज स्केल पर। तो 75 लाख हेक्टेयर जो लैंड है यहां पर, वो इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी के साथ में कई बार काफी ज्यादा लॉस भी आप लोगों को यहां पर नजर आता है, ठीक है, कई सारे लोगों की जान चली जाती है। तो जब इस तरीके से फ्लड आता है यहाँ पर, प्रोन एरिया जो है वो आप लोग यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेंगे। और यहाँ ये एरिया है जहां हर साल ये सिचुएशन देखने को मिलती है और लगभग 1600 के करीब लोगों की जान जाती है और यहाँ पर 1800 के करीब यहाँ पर जो बेसिकली करोड़ जो लॉस होता है, डैमेज होता है, घर टूट जाना, किसी का रोड खराब हो जाना, ठीक है, पानी की फैसिलिटी खराब हो जाना, तो ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो इनको रोका जा सकता है, पर लेकिन कोई भी इसके बारे में सोचता नहीं है, बस हाँ रोने के लिए आ जाते हैं जब ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। अगर जो लेक है यहाँ पर, जैसे कि अभी आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर ये हुसैन सागर लेक, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन बन गई क्योंकि उससे पानी निकलने की जो व्यवस्था थी वो ढंग से अवेलेबल नहीं थी, तो एनक्रोच कर लिया गया ड्रेनेज सिस्टम को, इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन निकल कर आई। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा 2016 में रिवील किया गया कि 3245 के करीब जो वाटर बॉडीज थी हैदराबाद में वो आज के दिन में खत्म हो चुकी है, या तो उनके ऊपर कोई घर बना दिया गया या वहां पर कुछ और कंस्ट्रक्शन कर दिया गया। तो 1989 से लेके 2001 तक का यहां पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। 3245 आज की डेट में जो हेक्टेयर एरिया है वो यहां पर एक तरीके से कंस्ट्रक्शन में यूज कर लिया गया है। तो ये यहां पर इसीलिए बाढ़ का रीजन बनता है जो इसी तरीके से यहां पर बाढ़ आती है, क्योंकि यहां पर कंडीशन जो है वो नेचर के खिलाफ में जब बढ़ने लगती है तो सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो जाती है।
इसी के साथ में बात की जा रही है, अब यहाँ पर जो प्लानर है, यहाँ पर अर्बन सिटी को प्लान करते हैं, उनको हाइड्रोलॉजी समझनी पड़ेगी, हाइड्रोजियोलॉजी, और इसी के साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट और लैंड ऑक्यूपेशन कैसा है वो समझना पड़ेगा, तभी जाकर सिचुएशन को आप लोग संभाल पाओगे। हाइड्रोजियोलॉजी क्या होती है? एक तरीके से जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर वाटर का जो मूवमेंट होता है, ग्राउंड वाटर लेवल, जो सोयल या फिर रॉक से रिलेटेड जो क्रस्ट में यहाँ पर पानी एक तरीके से तैरता है या फिर चलता है, तो उसका सिस्टम समझना पड़ेगा, कहां कहां पर कितना पानी है। वाटर टेबल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना, तो ये चीजें समझनी पड़ेगी और उसके हिसाब से प्लान लेकर आप लोगों को चलना पड़ेगा, तभी सिचुएशन को आप लोग संभाल सकते हैं। क्वेश्चन भी आप लोग यहां पर लिख सकते हैं कि एक्सप्लेन द रीजन ऑफ ह्यूमन, और इस तरीके से एक तरीके से जो नेचुरल रीजन है जिसकी वजह से बाढ़ देखने को मिलती है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप लोग एक आंसर लिख सकते हैं, बाकी आगे भी आप लोगों को आंसर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसके बारे में हम लोग नजर डालते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये काफी इंटरेस्टिंग आप लोग आर्टिकल बोल सकते हैं। यहाँ पर जो बात की जा रही है ये भुखमरी के बारे में बात की जा रही है, हंगर और मेलन्यूट्रिशन के बारे में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें जो हैं ये अभी हमारी कंट्री में जो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं ये इसलिए लिखे जा रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली वर्ल्ड फूड प्राइज जो है वर्ल्ड जो नोबेल पीस प्राइज है वो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया जो फूड के फील्ड में काम करती है, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे, और ये आर्टिकल इसलिए भी आया क्योंकि आज वर्ल्ड फूड डे है। तो पहले वर्ल्ड फूड डे हम लोग समझ लेते हैं। वर्ल्ड फूड डे जो है वो 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर अच्छे से खाना मिलेगा लोगों को तो वो अच्छे से अपनी लाइफ को आगे लेकर चल पाएंगे, एक ह्यूमन कैपिटल हम लोग बना पाएंगे। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? जब किसी इंसान को हम लोग अच्छी हेल्थ देते हैं और अच्छी एजुकेशन देते हैं तो वो एक ह्यूमन कैपिटल बन जाता है, क्योंकि आगे चलकर वो इंप्लीमेंट कर पाएगा और देश की इकोनॉमी में वो फायदा पहुंचाएगा। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वही बात की जा रही है कि हम लोग को एक तरीके से सस्टेनेबल बनाना चाहिए, हेल्थी डाइट होनी चाहिए और अफोर्डेबल होनी चाहिए। अफोर्डेबल काफी ज्यादा जरूरी है। अगर खाना तो है पर लेकिन बहुत महंगा है, कोई मतलब नहीं है उसका। भले ही आप लोग 1 रुपया लो सामने वाले से, पर लेकिन उसको इतना करो कि देखिए इससे क्या होगा। मान लीजिए फ्री में आप लोग दे रहे हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे फ्री में उनको चीजें दी जाए तो उनको ये लगता है कि दान में मिल रही है, भीख मिल रही है, उसको नहीं लेते हैं। भले उनको 1 रुपया देना पड़े उसका, उनको ये लगता है कि हाँ मैंने कुछ देकर खरीदा है, और उससे इंसान जो है ना उसके अंदर भी एक आत्मसम्मान आता है। अगर वो उस चीज को उस तरीके से लेता है कि हाँ भैया एक तो चीजें फ्री में मिल रही है और एक चीज है कि नहीं ये फ्री में नहीं लेनी मुझे, क्योंकि सामने वाले ने भी कुछ इन्वेस्ट किया, उसमें 5 रुपए मैंने दे दिए। आप लोगों ने देखा, ये मुझे वहां से याद आ गया, अभी एक शायद दिल्ली में था, शायद नोएडा में था, एक अंकल है वो खाना खिलाते हैं, एक अच्छी डाइट देते हैं, वो भी 5 रुपए में, ठीक है। उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कई सारे लोग हैं कि फ्री में खाना पसंद नहीं करते, उनको लगता है कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी यहाँ पर, तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा प्राइस रखता हूं ताकि वो पैसा भी दे तो उनको लगे कि हाँ अपने पैसे से खा रहे हैं, और कल को कोई बोले उनको तो ये ना लगे फ्री में खा रहे हैं, कि नहीं अपना पैसा देके खा रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से वो वाली फीलिंग भी आती है। अगर ऐसी फीलिंग इंसानों के अंदर डेवलप हो जाती है तो एक अच्छी चीज है कि हाँ फ्री में नहीं, अपना पैसा देके, ऐसा नहीं है कि एहसान नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन, तो उससे एक तरीके से जो क्या होगा, एक तरीके से यहाँ पर उनका भी काम चलता रहेगा और यहाँ पर सामने वाला भी अच्छे से खाना खाएगा। वो ऐसा नहीं होगा मान लीजिए एक दिन फ्री में खा लिया, दूसरे दिन खा लिया, तीसरे दिन खा लिया, फिर इंसान को शर्म आने लगती है, डेली फ्री में खा के जा रहे हो यहाँ पर, तो 1-2 दिन तो चल जाता है, पर इसके बाद में फिर इंसान को वो चीजें फील होने लगती है। जैसे कोई है अगर देख रहा है उसको रेगुलर, तो कहेगा अच्छा खासा इंसान है यार, ये तो दे सकता है, कम से कम पैसे देकर खा सकते हैं, ये भी यहाँ पर खा रहा है जहां पर लोगों, गरीब लोगों को मिलना चाहिए, तो वही फीलिंग आने लगती है। पर लेकिन अगर कुछ पैसा यहाँ पर रख दिया, उनका इंटरव्यू में सुना था तब उन्होंने ये बात बोली थी कि इसलिए यहाँ पर ये प्राइस रखा गया ताकि आत्मसम्मान के साथ में यहाँ से खाना खाकर जाए। तो अगर आप लोग उसको अफोर्डेबल बना दे तो हर एक इंसान उसको लेकर चल सकता है, और किसी को लगता है कि 5 रुपए से ज्यादा भी देने हैं तो वो एक्स्ट्रा भी पे कर सकता है, अपने हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन वहां पर दे सकते हैं, एक तरीके से डोनेशन दे सकते हैं वहां पर। तो ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है, यानी कि जो यहां पर अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए प्रोवाइड कराया जाए अफोर्डेबल, और जिसको लगता है कि वो अच्छे से यहां पर इसके लिए पे कर सकते हैं तो वो उसके लिए वो भी साधन होना चाहिए ताकि उस पैसे को भी फिर इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके, तभी हम लोग अवेलेबल फॉर ऑल कर पाएंगे। तो ये जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात की जाए तो प्रमोट करने की बात की जा रही है ग्लोबल अवेयरनेस, ताकि चीजों को और अच्छे से हम लोग प्रमोट कर सकें। तो ये सब चीजें यहाँ पर एक हेल्थी डाइट यहाँ पर होनी चाहिए, और ये सारी बातें आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी देखने को मिलेगी, जिसके बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा। थीम है यहाँ पर ग्रो, नरिश और सस्टेन, ठीक है। तो एक तरीके से पूरा पोषण होना चाहिए, टुगेदर मिलकर हम लोग एक्शन ले सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, ताकि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो बच्चे हैं, उनको ये प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो इसके चलते जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें आप लोग देखते हैं कि जीरो हंगर के बारे में बात की जा रही है, यानी कि भूखमरी को जीरो करने की बात की जा रही है, और भूखमरी को जीरो करने की बात इनके द्वारा की जा रही है 2030 तक, यानी कि 2030 तक भूखमरी को बटाना है। पर लेकिन जैसे कोविड-19 अभी आ गया है तो ये एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि यहाँ पर 2030 तक का टारगेट पता नहीं अब अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेंडेमिक ने एक बहुत बड़ा शोक दिया है ऑल ओवर वर्ल्ड को। तो गरीबी जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है, भूखमरी जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है फिलहाल की डेट में, जब से कोविड-19 की सिचुएशन या फिर बोल सकते हैं पेंडेमिक की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये एक हल्का सा आइडिया के बारे में आप लोग जरूर रखिएगा, ठीक है। अब आर्टिकल की ओर चलते हैं। यहाँ पर अभी यहाँ पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है नोबेल पीस प्राइज के बारे में।
तो अब की बार जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, ये दिया गया है किसको? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यहां पर यूनाइटेड नेशन का ये बेसिकली एक एजेंसी है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां पर भी लोग भूखमरी के शिकार हैं उनको ये फूड प्रोवाइड कराने का काम करती है, यानी कि हंगर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कई जगह एक तो ऐसा होता है जहां पर मान लीजिए एग्रीकल्चर फेलियर हो गया, यानी कि वहां पर खेती जो थी बर्बाद हो गई, लोग भूखे मर रहे हैं, तो वहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। कॉन्फ्लिक्ट वाला जोन है जहां पर आमने सामने लड़ रहे हैं, एक दूसरे को खड़े करके एक दूसरे गर्दनें काट रहे हैं, कंट्री लड़ रही है या फिर एरिया लड़ रहे हैं आपस में, तो वहां पर भी एक ऐसी कंडीशन देखने को आप लोगों को मिलती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के सामने नजर आएगी। और हाँ, फूड से एक और बात याद आ गई यार, कल मैंने एक वीडियो शेयर की थी छोटी सी फेसबुक के ऊपर। उस वीडियो में ये दिखाया गया कि जो जंक फूड होता है वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है आप लोगों के परिवार के लिए। उसमें एक औरत रहती है, उसका बच्चा जो था उसकी डेथ हो जाती है जंक फूड खाने की वजह से। वो जो औरत रहती है वो कोर्ट में जाती है, तो कोर्ट में जाकर केस लड़ने की कोशिश करती है, पर लेकिन वहां पर उसको न्याय नहीं मिलता है। तो फिर ये प्रूफ करने के लिए कि हाँ जंक फूड की वजह से उसके बच्चे की डेथ हुई है, वो खुद कंप्लीटली जंक फूड खाना स्टार्ट कर देती है और उनका सबका सबूत इकट्ठा करती है। तो उससे रिलेटेड वो बातें दिखाई गई है, हालांकि वो मूवी का सीन है, पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग जाने अनजाने में अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग पैकेट जो फूड लेकर आते हैं वो प्रिजर्वेटिव होते हैं, यानी कि एक तरीके से उनमें प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए दूध जो है वो एक दिन में खराब हो जाता है नॉर्मल, अगर भैंस के नीचे गाय के नीचे से आप लोग निकाल कर लेकर आते हैं, अगर उसको गर्म नहीं करेंगे तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा खराब हो जाएगा अगले दिन तक। पर लेकिन 3-4 दिन तक वो फूड रखा रहता है, तो किसी न किसी प्रोसीजर के थ्रू उसको लेकर लाया जाता है। आप लोग जैसे ऐसे कोई भी पैक्ड आइटम लेकर आते हैं, बिस्किट नमकीन वगैरह ये जो रहते हैं लंबे लंबे समय तक रखे रहते हैं, तो प्रिजर्वेटिव इनमें यूज किए जाते हैं। मैगी मसाला, ये सब मैगी वगैरह जो आप लोग खाते हैं, ये सब चीजें, तो ये कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव काफी लार्ज स्केल पर इनमें यूज किए जाते हैं, जो कि आप लोगों की सेहत को आराम आराम से खराब करते रहते हैं, आपको खोखला अंदर से बनाते रहते हैं, जिसके चलते एक टाइम पर आज की डेट में कंडीशन जो है कैंसर के पेशेंट हमारी कंट्री में वर्ल्ड में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम मुझे लगता है कि हमारी कंट्री में कैंसर के पेशेंट आप लोगों को नजर आएंगे। तो सिचुएशन किसकी वजह से है? हमारा रहन पहन और जो रहना खाना पीना, ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो वीडियो देखेगा, अगर आप लोगों को लगता है कि रियलिटी में वो वीडियो सही है तो उसको देखेगा, और ज्यादा से ज्यादा खासकर किसी और के साथ में शेयर करें या ना करें, अपने परिवार वालों के साथ में, खासकर उनके साथ में जरूर शेयर करना जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो कि चिप्स वगैरह खाते हैं, ये सारे पॉपकॉर्न वगैरह पैकेट जो आते हैं, चिप्स वगैरह खाते हैं। चिप्स जो होते हैं इनमें कई तरीके के फैट होते हैं जो कि आप लोगों की जो बॉडी होती है उसमें ये इकट्ठा होते रहते हैं और फिर आगे चल के हार्ट अटैक का रीजन बनते हैं। तो ऐसी भी कंडीशन आप लोगों को नजर आती है। देखिएगा आप लोगों को कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें वो हैं जो कि कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन चीजों से दूर रहें। कोल्ड ड्रिंक वगैरह बड़ी फ्रीक्वेंटली पी जाती है, उसे थोड़ी डिस्टेंस बनाकर रखिए। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो यहां पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो 1961 में स्टैब्लिश किया गया। इसको फूड एंड द एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए जिसको आप लोग बोलते हैं, और इसी के साथ में ये फुल फ्लेज्ड जो यूएन का प्रोग्राम बना 1965 में, जो हेडक्वार्टर रोम और इटली में है। रोम यानी कि जो इटली के अंदर में है। इसका बेसिक फंडा ये था कि इरेडिकेट करना है कि कैसे हम लोग को आज के डेट में जो भुखमरी है, और इसी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सामने निकल कर आया। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2 है, जो जीरो हंगर के बारे में बात करता है, तो 2030 तक उसको अचीव करने के बारे में बात की जा रही है। तो इस गोल की तरफ को बढ़ रहे हैं यहाँ पर जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी है। तो इस तरीके से देखते हैं कि इसको किसने लेवल पर हम लोग अचीव कर पाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग को आगे पता चलेगा। अभी करंटली अगर आप लोग सिचुएशन देखिए, आज की डेट में जो एजेंसीज है वो काफी लार्ज स्केल पर भुखमरी को मिटा रही है, पर लेकिन आज की डेट में इतनी कैपेसिटी नहीं है इसकी कि सब भुखमरी को कंप्लीटली ये मिटा सके। रीजन बहुत बड़ा आप लोग को देखने को मिलेगा, फंडिंग, यानी कि फंड जो है, यानी कि पैसा जो है वो यहां पर कंस्ट्रेन बन जाते हैं अगर इंसान कुछ करना चाहते हैं। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर टाइम रोता रहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसको पैसा नहीं मिलता है। वो जिस तरीके से प्रोग्राम करना चाहता है उसके चलते उसको अच्छा खासा पैसा चाहिए, पर लेकिन पैसा नहीं रहता है तो वो अपने प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है। तो एक बेसिक जो मनी है वो काफी बड़ा रीजन बन जाती है। आज की डेट में लगभग 690 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो हंगर का शिकार है ऑल ओवर वर्ल्ड में, अगर इनको आप लोग देखें तो इसके चलते 60% जो है आज के डेट में वो कॉन्फ्लिक्ट रीजन की वजह से यहां पर निकल कर आता है, जहां पर लोग जो है लड़ रहे हैं। तो नोबेल पीस प्राइज जो दिया गया अभी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ये इसी तरीके रीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ताकि लोग समझे कि ये प्रॉब्लम है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए सामने निकल कर आया। तो कम्बैट करने के लिए हंगर और मेल न्यूट्रिशन, ये डेवलपिंग वर्ल्ड में ये बेसिक फोकस है। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो एक तरीके से जो मॉडल है वो एक तरीके से इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशन नॉर्मली देखने को मिलता है, क्योंकि अंडर फंडेड रहता है, यानी कि फंड उसको अच्छे से नहीं मिल पाता है। अगर फंड अच्छे से मिल जाए तो फैसिलिटी को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं और लार्ज स्केल पर, ग्रांड स्केल पर काम कर सकते हैं, उन लोगों तक भी पहुंच सकते हैं जहां पर एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो फंड जो है, बेसिक फंड कम से कम होना चाहिए, एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए अगर आप लोग इसको चीजों को आगे लेकर चलना चाहते हैं। यानी कि मान लीजिए वो कहीं पर खाना पहुंचा रहे हैं, तो खाना कहीं से तो खरीद कर लेकर आ रहे होंगे ना,
अगर वो गेहूं लेकर आ रहे हैं कहीं से, तो उसको भी उसको किसान को पे करना पड़ रहा होगा, किसी कंट्री से ले रहे हैं उसको पे करना पड़ रहा होगा, तो उसके लिए तो उनको पे करना पड़ेगा ना। तो वो बेसिक कम से कम फंड उनके पास में होना चाहिए, ताकि अगर वो कितना भी मटेरियल खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। पर लेकिन प्रॉपर एमएस के पास में फंड देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पर यही समझाने की कोशिश की गई है कि मल्टीलेटरलिज्म, यानी कि सब मिलकर साथ में आएंगे तभी यहां पर चीजें आगे बढ़ पाएगी। ये आज की डेट की जो रिक्वायरमेंट, एक तरह से डिजायर, इच्छा नहीं है, ये कंपल्सेशन बन चुका है। यानी कि एक तो कहते हैं आप लोग कि हाँ भैया मुझे ये चीज चाहिए, हाँ अगर हो भी तो काम चलेगा, ना भी हो तो भी चल जाएगा। पर लेकिन यह है कि एक दवाई है, अगर नहीं दोगे तो बीमार हो जाओगे, वो चाहिए ही चाहिए। तो मल्टीलेटरलिज्म ऐसा हो चुका है कि आज के दिन में जो बीमारी है ऑल ओवर वर्ल्ड में, चाहे भुखमरी की प्रॉब्लम को ले लीजिए, क्लाइमेट चेंज को ले लीजिए, पोल्यूशन को आप लोग ले लीजिए, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट को ले लीजिए, टेररिज्म को ले लीजिए, ये सारी ऐसी चीजें बन चुकी हैं कि मल्टीलेटरलिज्म जरूरी है। यानी कि सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर कंट्री यहां पर कुछ नहीं कर पाएगी, तो सब मिलकर काम करेंगे तभी काम चलेगा। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो जितने भी आप लोग बच्चे हैं जो यहां से पढ़ते हैं, वो कोशिश करोगे कुछ बच्चों को आप लोग पढ़ाइए, ठीक है। जितना भी आप लोगों से पॉसिबल हो सकते हैं, 5, 7, 10 जितना भी आप लोग पकड़ सकते हैं बच्चों को, उनको आप लोग पढ़ाइए। तो इससे क्या होगा, काफी बड़ा इंप्रूवमेंट सोसाइटी में आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर खुद नहीं पढ़ा पाते हैं तो ये वीडियो उन तक पहुंचा दीजिए आप लोग, जो खासकर एक तरीके से इच्छुक हैं पढ़ने के, तो कम से कम कुछ सीखने को उनको जरूर मिलेगा। खासकर कोशिश करो कि एक तरीके से चीजों को जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, तो वो तभी हम लोग चीजों को एक अच्छे लेवल पर कर पाते हैं। पर लेकिन सेल्फिशनेस आप लोग यहाँ पर एक तरीके से, मतलब सेल्फिश लोग देखने को मिलेंगे, अपना अपना भरना है पेट, बस दूसरों तक नहीं चीजें पहुंचानी है। तो इस तरीके से गलत रवैया होता है, ये चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर है, मैंने देखा अलग अलग एरिया में पढ़ा रहे हैं, तो काफी अच्छा लगता है। एक बच्चे के द्वारा पिक्चर शेयर की गई थी, इसी तरीके से कई सारे बच्चे पिक्चर शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये एप्रिसिएशन होता है मेरे लिए एक तरीके से कि हाँ आप लोग इस तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक जो चैलेंज है यहाँ पर खासकर इसी के साथ में डीपर हो रहे हैं, और एक्सटर्नल एंगेजमेंट जो है वो काफी अनिवार्य हो गई है। अगर इनको सुधारना है तो हर एक कंट्री में प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर आगे बढ़ो तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, तो यहाँ पर बेसिकली देखने को मिल रहा है जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, तो काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है। कार्बन एमिशन जो आज की डेट में हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो कंट्रोल करने की काफी ज्यादा जरूरी है। अगर वो जीरो नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर भी वो इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। और एमिशन जितना ज्यादा बढ़ेगा तो एक तरीके से हर एक लेवल पर इंपैक्ट डालेगा, किसी की हेल्थ के ऊपर तो कहीं एग्रीकल्चर के ऊपर। और जो एक तरीके से वो कंट्री है जो गरीब कंट्री है, जैसे पेंडेमिक अभी आया यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा जो गरीब कंट्री है, अमीर कंट्री के पास में रिसोर्सेज है, बचा के अपनी जनता को निकल गए, पर लेकिन गरीब कम कंट्री इसके साथ में अब तक भी जूझ रही है, ठीक है। उनको दूसरों के रहमो करम पर पलना पड़ता है। तो ये जरूरी है आप लोग एक अच्छा वार्निंग सिस्टम रखिए, प्रॉब्लम आगे न बढ़े, तो ये दुरुस्त आप लोगों को रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए जो बात बोली जा रही है वो यहां पर ये है कि कोऑपरेट कर चलना पड़ेगा। मल्टीलेटरलिज्म वर्ल्ड में ही ये चीजें पॉसिबल हो पाएगी। क्रॉस नेशनल जो इशू है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा, इंटरकनेक्ट होकर चैलेंज को आप लोगों को फेस करना पड़ेगा, तभी आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। तो फूड, एनर्जी, वाटर सिक्योरिटी, ये सारे एक दूसरे के साथ में लिंक है। जहां वाटर नहीं होगा वहां पर फूड जो सिक्योरिटी है वो आप लोग प्रोवाइड नहीं करा सकते, क्योंकि वहां पर आप लोग एग्रीकल्चर ढंग से लेकर चल ही नहीं पाओगे। तो ये सारी चीजें इनहेंस करने की जरूरत है, और उनके चलते आप लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है टाइम की। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ये तभी पॉसिबल हो पाएंगे अगर मिलकर आप लोग कोऑपरेट करें। और मल्टीलेटरलिज्म देखिए आप लोग देखते हैं एक तरीके से अगर आप लोग बोले यहां पर मल्टीलेटरलिज्म का मतलब होता है कई सारे, यानी कि एक तरीके से दो से ज्यादा मिलकर। बायलेटरलिज्म, ट्राइलेटरलिज्म आप लोगों ने सुना होगा, तो इसका मतलब कई सारे लोग, कई सारी कंट्री, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर अगर काम करती हैं, तो तभी जो यहां पर ये टारगेट रखे गए ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो भुखमरी को मिटाना है भैया, पुअर्टी को मिटाना है, हेल्थ अच्छी करनी है, एजुकेशन अच्छी करनी है, तो ये अकेले इंसान के बस की बात नहीं है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी ये सिचुएशन आप लोग सुधार पाओगे। तो यही यहां पर जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये भी इस तरीके से मिलता जुलता है। तो रोड टू जीरो हंगर बाय 2030, यानी कि 2030 तक जीरो हंगर को हम लोगों को लेकर आना है, यानी कि भुखमरी को खत्म करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं लगभग 690 मिलियन के करीब जो हंगरी लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो एक तरीके से काफी बड़ी थ्रेट आ गई है उनके सामने जब से कोविड-19 सामने निकल कर आया, और ज्यादा सिचुएशन यहां पर बढ़ गई है। तो फूड एजेंसी जो यूनाइटेड नेशन के चलते जो काम कर रहे हैं, तो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि सेकंड गोल है उसको अचीव करने की बात की जाती है, तो ये इस तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मिलकर काम करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी आप लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी तो एक ही है ना, उसके ऊपर इतनी जगह है, उतना ही खाना उगा पाएंगे। तो जहां जहां पर जो लैंड है उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो लैंड का यूज भी आप लोग वहां पर बढ़ा सकते हैं, ताकि सिचुएशन को और ज्यादा सुधारा जा सके, ठीक है। अगर बात की जाए मोर देन 2 बिलियन के करीब जो लोग हैं ग्लोबल, आज के डेट में स्टिल लैक ऑफ एक्सेस सफिशिएंट न्यूट्रिशियस फूड और सेफ फूड उनको नहीं मिल पाता है। यानी कि ऐसे भी लोग हैं जो खा रहे हैं पर लेकिन पेट भरने के लिए खा रहे हैं, एक्चुअल में उनकी अच्छी हेल्थ रखने के लिए जिस खाने की जरूरत है वो खाना उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसी के साथ में अचीव करने की बात कीजिए जो यहां पर जीरो हंगर,
तो जीरो हंगर जो यहाँ पर एक न्यूट्रिशन का भी टारगेट आप लोगों को रखकर चलना पड़ेगा, यानी कि अच्छा खाना देना है, ऐसा नहीं कि पेट भरना बस है किसी तरीके से। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पर ध्यान रखनी है, यानी कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, कम से कम इंसान को खाना मिल रहा है, यानी कि बस खाना मिल रहा है, वो पेट पूजा कर रहा है तो इस तरीके से कर रहा है ताकि हेल्दी रख सके अपनी लाइफ को। हमारी कंट्री के बारे में अगर बात करें, पॉजिटिव चीजें भी यहाँ पर ये देखने को मिली, जैसे कि पेंडेमिक आया तो लगभग 23 मिलियन लोगों को हम लोगों ने खाना पहुंचाया। तो पहले हम लोग ऐसा था कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, इंपोर्ट करते थे, पर आज के में हम लोग एक्सपोर्टर की तरीके से काम कर सकते हैं, इतना खाना हमारे पास में है। तो अप्रैल से लेकर जून तक का लगभग 3 महीने तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू, यानी कि जो पीडीएस जिसको आप लोग बोलते हैं, काफी ज्यादा खाना यहाँ पर पहुंचाया गया बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट आज की डेट में हैं। नेशनल लॉकडाउन जब मार्च में इंपोज किया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे बड़ा फोकस ये था कि जो सप्लाई चेन है वो न टूटे, लोगों तक खाना पहुंचता रहे, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर जो एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, वो डिसरप्ट न हो, पर लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आप लोगों को यहाँ पर कई जगह देखने को मिली है। तो एग्रीकल्चर भी है यहाँ पर 3.4% से बढ़ रहा था, जबकि सारे सेक्टर बर्बाद हो रहे थे। तो एग्रीकल्चर में एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली। खरीफ का जो सीजन था उसमें भी 110 मिलियन के करीब हेक्टेयर जो है वो यहाँ पर अभी अच्छा खासा मेजर अचीवमेंट आप लोग बोल सकते हैं कि फसल भी हमारी कंट्री में अच्छी निकल कर आई। पर फिर भी आज की डेट में अगर हम लोग एक एनालिसिस करते हैं तो कुपोषण का जो शिकार है हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा। हालांकि ये घटा है पहले के कंपेयर में, पर लेकिन आज की डेट में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल जो न्यूट्रिशन सर्वे है ये 2016 से लेकर 18 तक का, उसके द्वारा बोला गया कि 40 मिलियन के करीब जो बच्चे हैं, 40 मिलियन का मतलब यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो यहां पर 400 लाख हो गए, 400 लाख का मतलब 4 करोड़ हो गए, ठीक है। तो 4 करोड़ के करीब जो बच्चे हैं हमारी कंट्री में वो कुपोषण का शिकार है आज की डेट में। बहुत सारी जो वुमेन है जो 15 जो यहाँ पर 15 से लेके 49 तक, यानी कि 15 से लेके 49 ईयर तक की एज है, वो एनीमिक है, यानी कि उनमें खून की कमी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि बड़ी फ्रीक्वेंटली खासकर वुमेन में आप लोगों को नजर आती है। अगर बात करें यहाँ पर जो चैलेंज है इनको फिक्स करना है, तो तब आप लोगों को समझना पड़ेगा कि सिचुएशन को कैसे लेकर चलना है, ठीक है। तो इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे इनके लिए अच्छे अच्छे। तो बात की जा रही है कि बात की जा रही है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस हमारी कंट्री में प्रोवाइड कराएगी, जिसके चलते कुक्ड फूड भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया, राशन दिया गया यहाँ पर, लोगों को घर तक भी चीजें पहुंचाएगी। तो 100 मिलियन के करीब जो बच्चे हैं आज के डेट में एज 6 और प्रेग्नेंट जो वुमेन है, जो लैक्टिंग मदर आप लोग बोलते हैं, यानी कि जो बच्चों को दूध पिलाती है, उनके ऊपर फोकस देने की बात की गई। मिड डे मील जैसे प्रोग्राम चलाए गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी कंट्री में प्रोग्राम चल रहे हैं, पर लेकिन फिर भी सोल्यूशन नहीं निकल पाता है, क्योंकि एग्जैक्टली उस एरिया तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक उनको पहुंचना चाहिए। क्लाइमेट चेंज जो है आज के डेट में वो कंटिन्यू प्रॉब्लम बहुत बड़ा रीजन बना हुआ है एग्रो बायोडायवर्सिटी में, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, कई सारी खेती ऐसी होती है, एग्रीकल्चर ऐसी होती है जहां पर वो प्रॉपर प्रोडक्टिविटी अपनी नहीं दिखा पाते हैं टेम्परेचर की वजह से या फिर पानी की वजह से। उनको एक प्रॉपर ही इन्वायरमेंट चाहिए। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा ना आप लोग, इतना टेम्परेचर होना चाहिए क्रॉप उगाने के लिए, इतना पानी चाहिए, इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए। तो ये जरूरी है एक ऐसा माहौल होना, पर लेकिन वो चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो प्रोडक्टिविटी पर इंपैक्ट पड़ रहा है, तो फूड पर इंपैक्ट पड़ेगा, फार्म सिस्टम पर इंपैक्ट पड़ेगा, तो हर एक लेवल पर आप लोगों को इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसके लिए नए नए इनोवेशन की जरूरत है, डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पर, किस तरीके से ड्रोथ और फ्लड यानी कि सूखे और बाढ़ के साथ में आप लोगों को टैकल करना है, ठीक है। वेदर बेस्ड एग्रीकल्चर एडवर्सरी कैसे आप लोगों को रोकनी है, किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर प्रमोट करना है जो भी मिलेट्स वगैरह होती है ताकि लोगों तक पहुंच सके। स्मॉल स्केल इरिगेशन कैसे फैसिलिटी आप लोगों को डेवलप करनी है ताकि क्लाइमेट रिलेटेड जो शोक है उनको आप लोग झेल सकें, ठीक है। पर लेकिन फिर भी अलग अलग चीजें कई बार निकल कर आती है, जैसे अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में आप लोगों ने देखा होगा कि लोकटस सकेट आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो लोकस्ट यानी कि टिड्डी का जो अटैक होता है यहाँ पर, कई बार आप लोगों को इसकी वजह से फूड में काफी कमी आ जाती है उस पर्टिकुलर एरिया में, अगर खेती ये खा जाते हैं। इसी के साथ में बाढ़ और साइक्लोन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले, चक्रवात जिसको आप लोग बोलते हैं। तो ये कई सारी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आती है, कई सारे कीट पतंगों का अटैक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो किसानों के लिए अलग प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए कई बार ऐसा होता है ना, प्रॉब्लम सामने आगे हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, तो एक्सेसिव केमिकल यूज कर लेते हैं। उसके चलते क्या होता है, फिर आने वाले टाइम में हमारी हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट डालता है वो, जब हम लोग उस खाने को खाते हैं, मारने का काम करते हैं टिड्डी को, पर वो इंसानों को भी ले डूबता है। तो अनसस्टेनेबल फार्मिंग जो प्रैक्टिस है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इसी के साथ में सोयल इरोजन यानी कि मिट्टी का जो डिग्रेडेशन होता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर फास्ट जो डिप्लीशन जो ग्राउंड वाटर टेबल है, यानी कि पानी इतना निकाला जा रहा है, अनसस्टेनेबल यूज। आप लोगों ने अपने भी घरों में आसपास वाले एरिया में देखा होगा, पानी को ऐसे ही बर्बाद किया जा रहा है, ठीक है। आज के डेट में तो समर से भी लागे सब जगह, गांव वाले एरिया में भी पहले नल पानी खींचा करते थे, नल यूज किया करते थे। आज के डेट में क्या करते हैं, जैसे कि कहीं खराब हो रखा है ना, जैसे फरस है, ठीक है, उस पर झाड़ू नहीं लगाएंगे, पानी से साफ करेंगे उसको, पानी से एकदम उसको साफ कर देंगे। गोबर वगैरह भी कई जगह आप लोगों ने देखा होगा, गांव वाले एरिया से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो पानी से उसको धुल देते हैं, वो नाली में जाता है, फिर वो आगे चल के उसको वैसे रोकने लगते हैं जो नाली वाला एरिया होता है। तो एक तरीके से उस शहरों में, सिटीज में आप लोगों ने भी एक कंडीशन देखी होगी, नल वगैरह कहीं ना कहीं टूटे पड़े हैं, कहीं उसकी वजह से सड़कों पर पानी भरे पड़े हैं। तो ये चीजें हम लोग टैकल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी के तरीके से एग्रो बायोडायवर्सिटी जो है वो लॉस होती जा रही है। तो कई सारे ऐसे इंपैक्ट है जो हम लोग को सोचना पड़ेगा कैसे इनको टैकल करना है।
देखिए बड़ी चीजों पर तो सब ध्यान देते हैं, छोटी चीजों को हम लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं। 2 हेक्टेयर वाले जो किसान है हमारी कंट्री में वो लगभग 86% है और उन्हीं से 60% के करीब हमारी कंट्री में फूड ग्रेन यानी कि जो खेती प्रोड्यूस होती है वो होती है। तो कहने का मतलब यहां पर जो छोटे छोटे किसान है उनके ऊपर फोकस देकर चलना पड़ेगा। हमारी कंट्री में जो फल है और जो सब्जियां हैं लगभग आधी वो यहीं से आती है जो 2 हेक्टेयर वाले किसान है, पर लेकिन सारा फायदा जो लेकर जाते हैं वो बड़े बड़े किसान लेकर चले जाते हैं, तो इनके ऊपर फोकस नहीं रहता है। तो यहां पर हमको फोकस देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर भी जो छोटे छोटे किसान है हमारी कंट्री के, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 86 के करीब % जो फार्मर है वो यही है। तो इस तरीके से 2 अनडिनाइडेबल जो इंपेरेटिव्स है उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए जो प्रोड्यूस किया जाता है फूड, ठीक है, तो वो एक तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा सस्टेनेबल तरीके से यहां पर होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर यहां पर मिलकर काम करे। अलाइड सेक्टर क्या रहता है, जैसे कि खेती कर रहा है कोई, ठीक है, तो मछली पालन कर लिया, मुर्गी पालन कर लिया साइड में, तो वो चीजें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में वेस्ट जो हो रहा है फूड का प्रोड्यूस का वो हम लोग को रोकना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट का रोकना भी एक तरीके से प्रोडक्शन होता है। पानी आप लोग जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, घर से बाहर निकल के सारे फैन वगैरह एसी पंखे कूलर जो भी है सब बंद कर चले गए, तो जैसे ही आप लोग आएंगे फिर से चला लीजिए उनको। तो इसका मतलब ये जिस टाइम पर अगर आप लोग वहां पर नहीं थे उस टाइम पर आप लोगों ने काफी इलेक्ट्रिसिटी सेव की है, अब वो इलेक्ट्रिसिटी आप लोग आगे यूज करोगे। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट वे में आप लोगों ने प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अब अगर आप लोग वो यूज कर रहे होते उसको वो या खुला छोड़ जाते आप लोग, तो इसका मतलब ये कि आप लोग को एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती। तो एक तरीके से सेव करने का मतलब है कि प्रोड्यूस करना, ऐसा भी आप लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर जो 3 एजेंसी काफी अच्छे लेवल पर काम करती हैं, जैसे FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, IFAD यानी कि यहां पर इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो ये काफी अच्छे से इस पर्टिकुलर एरिया में काम करते भी हैं। पर लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशन से ओनली काम नहीं चलेगा, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर सबको मिलकर यहां पर सामने आना पड़ेगा। और कोविड-19 से और ज्यादा यहां पर जो अभी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है उससे रिकवर करने के लिए हम लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो इनोवेटिव सॉल्यूशन यहां पर होना चाहिए साइंटिफिक एविडेंस के साथ में, इसी के साथ में बेटर तरीके से बिल्ड कर चलना है ताकि फ्यूचर में कोई फिर से कोविड-19 जैसी सिचुएशन आती है तो उसको कंट्रोल कर सकें। और रेजिलिएंट और सस्टेनेबल होना चाहिए यहां पर, यानी कि एक तरीके से होने कहते हैं लचीला, टूटे ना। तो फूड सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो काम करता रहे हर एक सिचुएशन में, तो उसको कंट्रोल करके हम लोग चलते रहें। तो ये यहां पर समझाने की कोशिश के थ्रू की गई है। ओके, तो ये यहां पर पूरा आर्टिकल था, 2 जो कंबाइन आर्टिकल थे तो डिटेल में हम लोगों ने देखे। यहां पर ये आर्टिकल मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, पर लेकिन क्वेश्चन भी आप लोग यहां पर अटेम्प्ट कीजिएगा। ये मैंने आप लोगों से आई थिंक 14 में डिस्कस किया था, 14 या 13 में, ठीक है, जो टीआरपी के बारे में। तो शुड द गवर्नमेंट रेगुलेट टीआरपी, तो क्या गवर्नमेंट को टीआरपी को रेगुलेट करना चाहिए? टीआरपी क्या होती है? टारगेट रेटिंग पॉइंट होता है उसको टीआरपी बोलते हैं। टीआरपी अगर कहीं पर अच्छी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो टीआरपी अच्छी है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर जो कंपनी है उसको एडवर्टीजमेंट अच्छे मिलेंगे, उससे उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। तो टीआरपी का बेसिकली एक तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है ताकि अपनी टीआरपी बढ़ाती हुई दिखे, और वहां पर एक तरीके से कंडीशन ये रहे कि टीआरपी उनकी बढ़ रही है तो इससे अच्छा ये हो गया कि उनको एडवर्टीजमेंट अच्छे मिल रहे हैं तो रेवेन्यू अच्छा हो रहा है, तो सारा खेल जो है वो पैसों का हो जाता है फिर, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जिसको BARC आप लोग बोलते हैं, ये एक ऐसी एजेंसी है हमारी कंट्री में जो टीआरपी का जो खेल है उसको बेसिकली यहां पर जो कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उसको यहां पर तैयार करती है टीआरपी रेटिंग को। पर लेकिन ये जो टीआरपी रेटिंग यहां पर तैयार करती है, अगर इसका जो प्रोसीजर है उसके अंदर छेड़खानी कर दी जाए तो फिर ये रेटिंग उस लेवल पर नहीं चल पाएगी आगे। तो यहां पर जो हाईलाइट किया जा रहा है इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। तो टीआरपी जो है यहां पर वो व्यूअरशिप के बेस पर आप लोग को देखने को मिलती है, तो बिजनेस के तरीके से इसको देखा जाने लगा है। तो गवर्नमेंट को इसको रेगुलेट करना चाहिए नहीं, पहले तो ये बात बोली जा रही है। इसके बारे में आप लोग समझिए, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया, ये कंपनी 2010 में बनाई गई हमारी कंट्री में, ठीक है। ये जो ओन की जाती है नॉर्मली, तो इसके बारे में बात की जा रही है कि गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेयर, एक तरीके से गवर्नमेंट जो होती है उससे इसको दूर हटाकर इसको इंडिपेंडेंट एजेंसी यहां पर इसको लेकर चले। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेलीविजन मेजरमेंट ये एजेंसी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा यहां पर इसकी पॉलिसी नोटिफाई की जाती है, यानी कि उसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो ये यहां पर जनवरी 2014 से यहां पर एक तरीके से चीजें जो है इंडिया के अंदर में जो एजेंसी यहां पर ये इससे यहां पर फिर आगे चलकर रजिस्टर किया गया, और तब से यहां पर ये गाइडलाइन के थ्रू काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। 2010 में बनाया गया था और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो राइटर है वो क्या क्या बातें बोल रहे हैं, यहां पर अभी क्या किया गया है, 3 महीने के लिए टीआरपी जो रेटिंग है जो न्यूज चैनल है उनकी बंद कर दी गई है ताकि इसका कोई सोल्यूशन निकाला जा सके। वो क्या करते हैं, टीआरपी को एक तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि प्रॉपर वे में चीजों को समझा जा सके। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मान लीजिए किसी घर में कुछ मीटर लगे हुए हैं, वही क्या करते हैं, कुछ मीटर्स लगा देते हैं कुछ घरों में कि कितने लंबे समय तक यहां पर इसको देखा जा रहा है। समझने के लिए उदाहरण दूसरा देता हूं, मान लीजिए आप लोग को देखना है कि हमारी कंट्री में जो गेहूं है वो कितना प्रोड्यूस हुए हैं, यानी कि गेहूं का प्रोडक्शन कैसा रहा है।
तो आप लोग क्या करिएगा, जैसे कि 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में से कुछ एरिया एक चूज कर लीजिए आप लोग कि यहां से एक सैंपल लेना है, कि यहां पर कुछ सैंपल लेना है कि इस एरिया में इतना गेहूं प्रोड्यूस हुआ है। फिर दूसरा एरिया आप लोगों ने यहां पर, ये उत्तर प्रदेश में हो गया, ये बिहार में पहुंच गए, एक महाराष्ट्र में पहुंच गए, एक छत्तीसगढ़ में पहुंच गए, एक तमिलनाडु में पहुंच गए, जम्मू एंड कश्मीर पहुंच गए। तो अलग अलग एरिया से सैंपल ले लिया और उसके बेस पर एक एस्टिमेशन लगाया कि पूरी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा उदाहरण देता हूं, जैसे इलेक्शन होते हैं तो फिर आप लोगों को पता चलना है इलेक्शन से पहले कि यहाँ कौन सी पार्टी जीत कर आ रही है। तो वहां पर क्या किया जाता है, अलग अलग राज्य से पूछा जाता है जाकर लोगों से कि किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिए। तो 50-100 आदमी से यहाँ पूछ लिया, जो है महाराष्ट्र के अंदर 50-100 आदमियों से आप लोगों ने, तमिलनाडु के अंदर 50-100 आदमियों से, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो फिर इस तरीके से इकट्ठा करके डेटा यहाँ पर निकाला जाता है कि हाँ इतने लोग हैं, कि हाँ इस तरीके से ये इतनी रैंकिंग हो सकती है, ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आ सकती है। पर लेकिन अगर जो व्यूअर हैं उनको ब्राइब कर दिया जाए, जहां पर जहां मीटर लगे हैं उनको बोल दिया जाए कि यही आप लोगों को चैनल चलाते रहना है, ठीक है, केबल ऑपरेटर को भी कुछ ऐसे ही काम किया जाए कि यही चैनल आप लोगों को दिखाना है, बाकी के बंद कर दो। तो इस तरीके से जो यहां पर कंडीशन है वो उसको टेम्पर किया जा सकते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से जो टीआरपी है उसके साथ छेड़खानी की जाती है। तो सैंपल साइज जो है वो वेरी स्मॉल देखने को मिलता है इंग्लिश चैनल के लिए, क्योंकि कम लोग यहां पर देखते हैं, तो इसलिए इंग्लिश चैनल के साथ में टीआरपी के साथ में छेड़खानी करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। तो कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है हमारी कंट्री में, अगर स्पेसिफिक लॉ होगा तो यहां पर एक तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। हाँ पेनल्टी है, पर फिर भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है। 70% जो रेवेन्यू है टीवी चैनल का वो एडवर्टीजमेंट से आता है, ओनली 30% यहाँ तक सब्सक्रिप्शन से आता है, जो सब्सक्राइब आप लोग करते हैं। तो इसीलिए टीआरपी के साथ में छेड़खानी करना काफी ज्यादा अच्छा एक साधन हो गया इनके लिए, ताकि पैसा एक कमा सके। तो जो बैरोमीटर होता है जो यहाँ पर बीआरसी के द्वारा इंस्टॉल किया जाता है, तो लगभग 45,000 सैंपल यहाँ पर इसके द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। तो यहाँ से इसके बेस पर टीआरपी तैयार की जाती है। तो 45,000 लोगों में से अगर इनके द्वारा 30,000 लोगों को भी अपने चैनल के लिए बोल दिया गया जिन घरों में लगे हुए हैं कि आप लोग क्या करिए, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर यही चैनल देखिए। पर लेकिन पता कैसे चलेगा किन घरों में लगे हुए हैं बैरोमीटर? तो ये देखिए, ये सिक्योर तरीके से लगाया जाता है। पर लेकिन जो बीएआरसी है, इसके जो पुराने इंप्लॉय हैं वो तो जानते हैं कहां पर ये लगे हुए हैं, क्योंकि उनके थ्रू जो एक तरीके से यहाँ पर मीटर की जो रीडिंग है वो इकट्ठी की जाती है। तो इसके चलते जो पुराने जो इंप्लॉय है उनके द्वारा भी यहाँ पर इसके संलिप्त पाया गया कि उन्होंने क्या किया, बता दिया गया यहाँ पर टीवी चैनल्स को कि इन घर में ये मीटर लगे हुए हैं, उनसे जाकर बात कर लो। तो घर वालों को बोला गया कि 500 रुपए आप लोगों को डेली दिए जाएंगे, या फिर 5,000 रुपए, या फिर 20,000 रुपए महीना दिए जाएंगे, 15,000 रुपए महीना दिए जाएंगे। आप लोगों को बस हमारा चैनल चलाते रहना है, भले उस घर में कोई इंग्लिश देखने वाला भी ना हो चैनल, बस उस घर में एक रूम में टीवी लगा दिया गया, बस वही चैनल चल रहा है। तो ये कंडीशन देखने की मिल जाती है यहाँ पर, यानी कि टीआरपी के साथ में ऐसे छेड़खानी की जा सकती है। 760 से लेकर 800 मिलियन तक जो इंडिविजुअल है टीवी यूज करते हैं पर वीक हमारी कंट्री में। तो यहां पर लगभग जो आप लोगों को देखने को मिलेगा गांव वाले एरिया में 52% और यहां पर शहर वाले एरिया में 87 यानी कि 87% लोग देखने को मिलेंगे। नॉर्मली यहां पर 3 से 4 घंटे एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन लगाया जाता है कि 550 मिलियन के करीब इंडिविजुअल टीवी देखते हैं। अगर बात करें आज के में 800 के करीब चैनल है हमारी कंट्री में, तो इसके चलते माना जाता है कि 10 बिलियन से लेकर 12 बिलियन तक का व्यापार आप लोगों को देखने को मिलेगा। डिजिटल एडवर्टीजमेंट लगभग 2 बिलियन की मार्केट है। तो ये यहां पर पैसा कमाने की कोशिश इसके थ्रू की जाती है। तो इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट को यहां पर क्या करना चाहिए, एक रेगुलेशन के थ्रू यहां पर काम करना चाहिए, बस अपने आप को वहां से निकाल लेना चाहिए, बाकी इंडिपेंडेंट एक एजेंसी बनानी चाहिए जो कि इन सब सिचुएशन को समझ सके। तो ये समझाया गया है यहां पर, ठीक है। तो ये है इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो याद रखना, अलग अलग पेपर से क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एक तरीके से कि शुड द गवर्नमेंट रेगुलेट टीआरपी। तो यहां पर बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट को उससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट को उसको देखना चाहिए, बाकी इंडिपेंडेंट एजेंसी पर छोड़ देना चाहिए उसको, ठीक है। तो ये यहां पर बेसिकली कंप्लीट न्यूज थी आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है 2। पहले तो यहां पर क्वेश्चन है कि अर्थक्वेक डिजास्टर रिस्क इंडेक्स जो है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरा 80% जो एरिया है यहां पर इंडिया के अंदर वो वनरेबल है यहां पर मेजर अर्थक्वेक के लिए। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है आप लोगों को बताना है। आज ही मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, कल फिर इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था यहां पर, ये था यहां पर कॉकसस जो एरिया है, रीजन है, उसके बारे में। तो बोला जा रहा है ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में देखने को मिलता है। मेनली ऑक्युपाई किया जाता है अर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया सी के साथ में जो सदर्न रसिया है उसके द्वारा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में 2, सी में बोथ, डी में नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? सही आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो कैस्पियन सी और जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पर जो पाया जाता है। अगर अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो आप लोग यहां से देख सकते हैं, होगी अपनी प्यारी कंट्री। तो ये वाला रीजन जो हो गया, कैस्पियन सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, इसके बीच में जो रीजन है, तो ये यहां पर रीजन है, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन। अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो देख लिया है तो अपना फीडबैक देकर जरूर जाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक और शेयर मत कीजिएगा, पर लेकिन बताइएगा कमेंट बॉक्स में डिसलाइक क्यों गया, ताकि इंप्रूव किया जा सके।
मेरे साथ में टेलीग्राम पर यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं, सारी पीडीएफ इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक पर वो वीडियो जो शेयर की गई थी कम से कम अपने परिवार वालों को जरूर दिखाएगा, ताकि वो जंक फूड से दूर रहें और उनका एक हेल्दी एनवायरमेंट देखने को मिले। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।